स्मृति ईरानी अमेठी से 66,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। किशोरीलाल शर्मा उनके सामने थे, गांधी परिवार के करीबी, उनसे काफी पीछे चल रही हैं स्मृति ईरानी। अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं 63,000 वोटों से कन्नौज से। तो मार्जिन उस लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अच्छी लीड है। 72,000 से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से आगे चल रही हैं। तो दोनों पति पत्नी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पीछे चल रहे हैं 45,000 वोटों से। इनका मुकाबला धर्मेंद्र यादव से था, धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं आजमगढ़ से। 45,000 का मार्जिन अभी है, और ये सब देखिए इतना मार्जिन रिवर्स होना मुमकिन नहीं हो पाता है। कैराना से इकरा हसन आगे चल रही है, 32,000 का मार्जिन इनका भी दिखाई दे रहा है। तो यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, और बीजेपी नंबर 1 पार्टी भी यूपी के अंदर नहीं बढ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े मार्जिन से नहीं जीत रहे। मैं कुछ आपको बताता हूं, जैसे गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 4,43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मांडला से, जिनकी सीट फंसी हुई मानी जा रही थी और एक वक्त ट्रेल भी कर रहे थे, ये अब 1 लाख वोट से आगे हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान 6,39,000 वोटों से आगे हैं। मुझे लगता है ये रिकॉर्ड वाली श्रेणी में होंगे कहीं ना कहीं। रिकॉर्ड तो वो इंदौर की सीट का जाएगा जहां पर कांग्रेस नहीं था, तो 8 लाख से ज्यादा से वो जीत जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो पोरबंदर से मनसुख मांडविया जो है वो 3,80,000 वोटों से, अमित शाह गांधीनगर से 6,40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो पीयूष गोयल और अमित शाह में कंपटीशन है। हाँ, पीयूष गोयल 1,92,000 वोटों से आगे हैं। नारायण राणे 55,000 वोटों से। मनोज तिवारी कन्हैया कुमार से दिल्ली में 1.25 वोटों से इस वक्त आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जी, लगभग 7 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाने वाले हैं, और समझा जा सकता है कि वहाँ पे जब वो जाएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संबोधन भी होगा। ये बड़ा खास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नरेशन सुनना, जो कि आज की जीत के बाद जब वो नरेशन देते हैं, क्योंकि उनके नरेशन में आप देखें तो हर एक रिजल्ट को वो अपने नज़रिए से देखते हैं। उसमें इस रिजल्ट को कैसे पेश कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर उस पर नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल समय जो है वो 7 बजे के आसपास का समय तय हो गया। अब ये प्रोग्राम फिक्स है ये। जी, अच्छा, ठीक है। तो वो मतलब प्राइम मिनिस्टर की विक्ट्री स्पीच जो है एक किस्म की नेचुरली अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। हर चुनाव के बाद हम लोग देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। फिर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, उस बैठक में रिजल्ट को लेकर चर्चा होती है। फिर आगे क्या कुछ किया जाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। जहाँ राज्यों को पे भेजे जाना है, जैसे उड़ीसा में वहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाने हैं, तो ये सारे फैसले आज होंगे। जी, कांग्रेस पूछेगी रजत जी कि इसमें कौन सी जीत का श्रेय ले रहे हैं मोदी जी? कांग्रेस तो कुछ भी पूछेगी। अब देखिए, कांग्रेस की बातों इसलिए नहीं मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। मान लीजिए 350 सीट जीत जाते या 400 पार हो जाते, तब वो कहते ईवीएम में गड़बड़ी है, अमित शाह ने डीएम को फ़ोन करके वोट चेंज कराए। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किसी भी स्थिति में सुखी नहीं हो सकते। लेकिन आज मुझे लगता है कुछ तो सुकून तो जरूर लेकिन मिला सौरभ, होगा। वाकई बीजेपी को आप देखें तो जैसे जैसे प्रोपेगेंडा से उन्हें लड़ना पड़ा है इस पूरे अभियान के दौरान, वो भी आसान काम नहीं था। ईवीएम, डीएम का फोन, आरक्षण खत्म कर देना, मतलब इतनी सारी चीजें। दो बातें जो हुसैन ने कही बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि उन्होंने उन इलाकों में विजिट किया जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड लोग हैं। तो हुसैन ने 2 बात मेन बताई। एक तो जो मुस्लिम हैं उन्होंने एक मुश्त वोट दिया, ये कोई न्यूज़ नहीं है, तो सब जानते हैं। पहला इन्होंने कहा कि उसमें वो SC ST जुड़ गया, जिसको ये डर लगा अगर ये 400 पार गए तो फिर आरक्षण को खत्म कर देंगे। उस आरक्षण की बात को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जो नैरेटिव गढ़ा कि ये आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, उससे वो तो खुश नहीं हुए, मुसलमान और भी नाराज हो गए। और इस बार वो पूरी ताकत से बाहर निकले कि नहीं, हराना ही है। जो पहले घर बैठ जाते थे, वोट नहीं देते थे, यही बिल्कुल ठीक बात। वो जो पहले घर बैठ जाते थे या थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, या जो कहते थे मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के बाद में वो वोट तो नहीं देंगी, चलो जाएंगे नहीं वोट या जो थोड़ा बिखर जाते थे, हाँ, थोड़ा तो बीएसपी, वो भी थोड़ा कंसोलिडेट होके उन्होंने वो वोट किया। पड़ गया। तो ये इस ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश, और ये सिर्फ यूपी में हुआ है रजी, लेकिन इस पूरे डिस्कशन में हम यूपी में भी अखिलेश यादव को थोड़ा सा मुझे लगा मिस कर रहे हैं, या कम क्रेडिट दे रहे हैं क्या? नहीं, अखिलेश यादव को क्रेडिट जरूर देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई वो पिछले 4 चुनाव में उन्होंने नहीं बनाई थी। वो 4 चुनाव में हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, वो फेल हो गए। इस बार फिर उन्होंने बनाया, और उनकी जो गजब की बात जो मैं देखता हूं इस सब में, वो था कॉन्फिडेंस। आप 2 बार लोकसभा के, 2 बार असेंबली के इलेक्शन बुरी तरह हार जाएं, उसके बाद ये कहें हम 80 सीटें जीत रहे हैं, हम बनारस में मोदी को हरा देंगे, तो ये बात कहना पब्लिक के बीच में, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और उन्होंने ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश अच्छी तरह से भरा। और दूसरा, वो जानते थे कि मुस्लिम वोट उनके साथ है, उसके साथ जो कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने किए,
एक एक कैंडिडेट उस जाति के हिसाब से सोचकर, देखिए उस समय तो कहा जा रहा था उन्होंने 3-3 बार कैंडिडेट बदल दिए, समझ नहीं है, गलती कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका तीर निशाने पे लगा। हुसैन, आप, मैं ये मुसलमानों के नज़रिए से नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, आपको अब जहाँ भी लोगों से आपने बात की, कहीं कोई बीजेपी से कोई खास नाराजगी का जिक्र होता हो जाति विशेष में, या अखिलेश यादव के लिए कहीं कोई क्रेज दिखाई देता हो, कहीं कोई नजर आया था ऐसा कुछ? नाराज़गी वाली बात जहाँ तक है उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि जीत के का अगर कोई एक रीज़न हम तलाशेंगे तो नहीं तलाश सकते, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीज़न हैं। और उसमें जो संगठनात्मक बीजेपी का जो अपना संगठन है उसके अंदर भी एक नाराज़गी थी, और बहुत सारे संगठन में काम करने वाले लोग जिनके छोटे मोटे काम किसी ऊपर के नेता से कह करके हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे, सांसद अपने नीचे के लोगों के काम नहीं करवा पा रहा था, बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स रीज़न मिले, और उसमें बेरोज़गारी, महंगाई और दूसरे बहुत सारे रीज़न मिलते चलेगा, और उसने एक बड़े रीज़न को तैयार किया जिसकी वजह से हम इस तरह के आंकड़े इस वक्त देख पा रहे हैं। और उसमें वो सीटें भी फंस गई जो नहीं फंसनी चाहिए थी, मतलब अयोध्या, जहाँ पर अयोध्या है जो फैज़ाबाद लोकसभा के अंदर आती है, वो सीट एक नाक की लड़ाई की तरह से मैं उस सीट को देख रहा था बीजेपी के लिए, और वो अभी भी मुझे लग रहा है फंसी हुई, तकरीबन 9000 के आसपास के वोटों से अवधेश प्रसाद वहाँ से लीड कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीज़न है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर का भी रीज़न रहा, उसमें SC OBC अदर बैकवर्ड कास्ट का ये भी रीज़न रहा, तो सारी चीज़ों ने मिल करके शायद काम किया है, और तभी जो है अखिलेश यादव ये कमाल करके दिखा पाए। एक बात जो हुसैन ने कही ना वो बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि जो सत्ता में भागीदारी नहीं होना, ये भी एक बड़े कलेश का विषय है बाकी लोगों के लिए, कि भाई सिर्फ बहुत ही शीर्ष वाले लोगों के लिए सत्ता है क्या? भाई एक सिस्टम था सत्ता में शेयरिंग का, या हमारे भी काम हो जाएंगे, छोटे मोटे अपनी मर्जी के अफसर लगा लें, पत्नी का ट्रांसफ़र करवा लें, मैं कोई कजिन सिस्टर भाई है उसको यहाँ से यहाँ। इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं, या तो आप बिल्कुल ऊपर तक जाओ, तो इतना आसान नहीं है, उसके सिवा अफसरों का राज पूरे देश में। नहीं, गवर्नेंस का कोई भी मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें नहीं, अब नेताओं ये की देखिए, पीठ मैं हो। फिर से संजीव आपको कहूंगा, ये बात उत्तर प्रदेश में लागू होती है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही बात है, मेरे पास उत्तर नहीं है, मैं तो एक ये बात उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू होती? बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही दिल्ली में, देखिए, लेकिन मेरी बात अगर ये गलत है कारण क्या होगा कि सत्ता में भागीदारी नहीं थी? इस पिछले 10 साल में सत्ता पे पूरा तरह से एक किस्म की मोनोपोली थी। नहीं, वो मोनोपोली तो कर्नाटक में भी जब इनकी सरकार थी तब थी, वो मोनोपोली तो उत्तराखंड में भी है, वो मोनोपोली तो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, जहाँ जहाँ सरकारें वहाँ ये है।